हेलो फ्रेंड्स, सीजन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कॉमर्स के जो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं अकाउंटेंसी के मॉडल सेट एक को पढ़ेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। तो क्या है? विशिष्ट दान। विशिष्ट दान विशिष्ट दान क्या है? पूंजीगत प्राप्ति। विशिष्ट दान क्या है? पूंजीगत प्राप्ति। सेकंड क्वेश्चन है, यदि स्पष्ट है कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। यदि स्पष्ट है कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। क्या माना जाता है? आयगत प्राप्ति। यदि कुछ स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दे रखा तो प्रवेश जो शुल्क लगेगा उसने क्या मानेंगे? आयगत प्राप्ति। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? अलाभकारी संगठन नहीं है पूछा है। क्या नहीं है? क्या अलाभकारी संगठन? तो क्या है? अस्पताल। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। अलाभकारी संगठन नहीं है। ठीक है, तो क्या है? अस्पताल अलाभकारी संगठन नहीं है। और स्कूल, क्लब, साझेदारी फर्म क्या है? लाभकारी संगठन है। और ये अस्पताल जो है ये नहीं है, अलाभकारी। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा खाता है? वास्तविक अकाउंट। ठीक है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? वास्तविक खाता। उसके बाद है नेक्स्ट भाई, गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता को माना जाता है। जो गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता को माना जाता है क्या? पूंजी कोष। पूंजी कोष। गैर लाभकारी संस्था में दायित्वों पर संपत्तियों की अधिकता जब हो जाती है तो उसको क्या माना जाता है? पूंजी कोष। वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत को मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? जो वसीयत है उसको क्या मानना चाहिए? दायित्व, व्यय, आय, तो उसको क्या मानना चाहिए? दायित्व। वसीयत को मानना चाहिए दायित्व। सेवंथ क्वेश्चन है, आय व्यय खाता दर्शाता है। आय और व्यय खाता क्या दर्शाता है भाई? आधिक्य या घाटा? आय व्यय खाता क्या दर्शाता है? आधिक्य या घाटा दिखा होगा या फिर आधिक्य दिखा होगा। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा ही सकती है क्या? अधिकतम सीमा हो सकती है भाई क्या? एक प्राइवेट जो कंपनी है उसमें, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है। कितनी हो सकती है? 200। ठीक है, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है 200। फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज। जो फर्म है, कंपनी, उसको दिए गए ऋण पर ब्याज, फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज क्या कहलाता है? प्रभार। फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज, कोई कंपनी है वो ऋण उठावे है, उस पर ब्याज जो लगा है वो क्या है? प्रभार कहलाता है। साझेदारी की पूंजी पर ब्याज। साझेदारी की पूंजी पर ब्याज वो क्या कहलाता है? विनियोजन। साझेदारी की पूंजी पर ब्याज विनियोजन कहलाता है। ठीक है, साझेदारी की पूंजी पर ब्याज विनियोजन कहलाता है। विद्यमान साझेदारों के लाभ। विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। किसमें? फर्म एवं पुनर्गठन। ठीक है, फर्म एवं जो फर्म का पुनर्गठन है उसमें क्या है? विद्यमान। तो क्या है?
विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है क्या? फर्म का पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन। लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात कौन सा है भाई? लाभ प्राप्ति अनुपात नया अनुपात से पुराना अनुपात। ठीक है, तो लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? नया अनुपात से पुराना अनुपात। सामान्य लाभ से औसत लाभ की, जो सामान्य लाभ है उससे औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है क्या? अधिलाभ। सामान्य लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है अधिलाभ। ठीक है, अधिलाभ कहा जाता है। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है, जो व्यवसाय है उसके प्रसिद्धि, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? उसकी गुडविल कहा जाता है। ठीक है, ख्याति कहा जाता है, ख्याति। नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद, नए साझेदार के लिए के द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? वो क्या है? त्याग अनुपात में बांटी जाती है। नए साझेदारों द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? त्याग अनुपात में। पुनर्मूल्यांकन खाता में, जो पुनर्मूल्यांकन अकाउंट है उसमें नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। पुनर्मूल्यांकन जो अकाउंट है उसमें नाम पक्ष पर जमा पक्ष का, नाम पक्ष पर क्या? नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है। ठीक है, नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य किस में है? लाभ जब होगा। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य वो क्या है? लाभ को दर्शाता है। ये न्यूमेरिकल है भाई। देखो, ए और बी दोनों साझेदार है। सी को इस भाग में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, 1/5 हिस्सा दिया था। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है। ठीक है, तो जो इसका हिस्सा है तो क्या है भाई? जो सी है 1/5 भाग। ठीक है, 1/5 भाग में प्रवेश करता सी। तो एक जो हिस्सा है इसकी वैल्यू इसने क्या दे दी? सी अपने भाग के लिए 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 रुपये पूंजी में के रूप में लाता है। ठीक है, तो कुल पूंजी कितनी होगी? 5। तो 5 गुणा में 1,20 कितने हो गए भाई? इसने पूछी है तो फर्म की कुल पूंजी पूछी है। कुल पूंजी है तो बेस कितना? 5। 5 तो 12 ने गुणा कर दें तो 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे, तो 5 को हम कंप्लीट पूछिए कुल पूंजी तो क्या कराएं? 12 पंजे 60 और ये 3 जीरो ये होगी। तो कितना आ गया? ओ सॉरी भाई, 1 मिनट। 3 12 पंजे 60 है। हाँ, 1,20 तो 1 जीरो और लगेगी। ठीक है, 1,20,000 था ये, तो ये हो जाएगा भाई। ठीक है, 60 लाख। समझ गए? तो इसका क्या है? ये आंसर। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। संचित लाभ, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है किसमें? साझेदारी के पूंजी खाते में। जो साझेदारी का पूंजी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उसमें क्या है? संचित लाभ और संचय हस्तांतरण किया जाता है। संचय का हस्तांतरण किया जाता है।
संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है साझेदारी की पूंजी अकाउंट में। पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदारी के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है? तो किस में भाई? पुराने लाभ विभाजन अनुपात। पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है? पुराने लाभ अनुपात। ठीक है, तो किस में भाई? पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को वो पुराने साझेदारी पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है? पुराने लाभ विभाजन अनुपात। ठीक है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात। पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को, जो शेष बचता है ना, उसको साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित, साझेदार जो थे, पार्टनर जो थे, उनके खाते में किस हिसाब से मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा भाई उनकी किसी, तो वो क्या है? पुराने लाभ विभाजन अनुपात। जो लाभ को हम बांटेंगे ना, उस अनुपात में जो पुराना जो पहले बांटा था, जो डील हो रही थी, उसी हिसाब से हम उसमें बांट देंगे। तो क्या है भाई? देखो, अमन और राज और शांतनु लाभों को 3-2-1 अनुपात में बांटते हैं। राज छुट्टी कर लेता है, अवकाश ग्रहण करता है। अमन और शांतनु का नया लाभ विभाजन अनुपात बताना है। ठीक है, अनुपात रेशियो क्या था? अमन, राज और शांतनु क्या 3, क्या था भाई इसका? 3, 2 और 1, ये रेशियो था इसका। ठीक है, तो इसमें ये छुट्टी कर लेगा भाई शांतनु, तो किसका रह जाएगा? पूछा किसका? अमन और इसका शांतनु का। तो अमन और शांतनु का क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। सीधा है तो डायरेक्ट। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण के समय, फर्म के विघटन के समय। अवकाश ग्रहण के समय क्या है? लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाती है। ठीक है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है अवकाश ग्रहण केस में। क्योंकि भाई तीन पार्टनर है, तो एक छुट्टी कर लेगा तो अवकाश ग्रहण कर लेगा, उसके समय के बाद क्या बचदा जो बंदे काम लाग रहे हैं वह उस हिसाब से अपना लाभ बांटेंगे। ठीक है, अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को बांटा जाता है। पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि को किस में बांटा जाता है? सभी साझेदारों में बांटा जाता है। अवकाश ग्रहण के इसमें पुनर्मूल्यांकन लाभ होगा या हानि होगा वो उनमें बटेगा। प्रॉफिट बटेगा तो हानि भी बटेगी। ठीक है, लाभ बटेगा तो हानि भी बटेगी उनमें। साझेदार की अवकाश ग्रहण करने पर, जो पार्टनर है उसकी अवकाश ग्रहण करने पर संचिता लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए? संचिता लाभ को किसके अकाउंट में, पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए भाई? सभी साझेदारों की। साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर संचित लाभों को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाना चाहिए? सभी साझेदारों की। मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान, जो मृतक साझेदार की कोई मृत्यु हो जाती है भाई किसी की, तो क्या होता है? देय राशि का भुगतान उसके या उसके मतलब कोई नॉमिनी है उसका,
ठीक है, उसको किया जाता है, उसका भुगतान उसको करेंगे जो नॉमिनी है उसका, ठीक है। उत्तराधिकारी निष्पादक, ठीक है, जो उत्तराधिकारी है उसका उसको उसका उस राशि का भुगतान करेंगे। साझेदारी की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खाता है। साझेदारी की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खाता है, वो क्या है? व्यक्तिगत खाता। साझेदारी की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक खाता है, वो क्या, कौन सा अकाउंट है भाई? व्यक्तिगत अकाउंट। संयुक्त जीवन पॉलिसी, संयुक्त जीवन पॉलिसी व्यक्तिगत खाता है एक, यानी ज्वाइंट पॉलिसी जो है। मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा। वो कितना परसेंट? 6% पर ईयर, ठीक है, पर एनम, मतलब 6% ब्याज लगेगा भाई। मृतक साझेदार के निष्पादक को देय राशि पर साझेदार की मृत्यु के तिथि के से भुगतान की तिथि तक ब्याज दिया जाएगा 6%। नेक्स्ट है वसूली खाता क्या है? जो वसूली अकाउंट है, रिकवरी अकाउंट, वो क्या है? एक नाम मात्र खाता है। वसूली अकाउंट, रिकवरी अकाउंट क्या है? एक नाम मात्र अकाउंट है। वसूली व्यय को वसूली खाता के किस भाग में लिखा जाता है? वसूली व्यय को वसूली खाता के किस भाग में लिखा जाता है? नाम भाग में लिखा जाता है। वसूली व्यय को वसूली खाता के नाम भाग में लिखा जाता है। फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। फर्म के समापन पर साझेदार के ऋण खाते की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। किसमें? वसूली खाते में, या फिर साझेदार के ऋण खाते में, या साझेदार चालू खाते में। तो वसूली जो फर्म के समापन हो जाता है, साझेदार का जो ऋण अकाउंट है उसकी राशि को हस्तांतरित किया जाएगा साझेदार के ऋण खाते में, ठीक है। फर्म के विघटन पर जब फर्म का विघटन हो जाता है तो अलिखित संपत्तियों से वसूल हुई राशि को किस खाते में जमा किया जाता है? वसूली अकाउंट में, ठीक है। भैया है कोई कंपनी की कोई पेंडिंग रह रही है वसूली, ठीक है, लेकिन अपना पास के है अलिखित, जिन संपत्तियां का अपना रिकॉर्ड नहीं है वैसे संपत्ति बच गई वो एक्स्ट्रा, ठीक है, पुराना कबाड़ है या जो भी फर्नीचर है वगैरह कुछ भी बच रही है संपत्ति, उससे जो वसूल करने के बाद राशि प्राप्त होगी उसको क्या है, कौन से खाते में जमा करेंगे? वसूली अकाउंट में जमा करेंगे, ठीक है। उसकी रिकवरी वहाँ से कंप्लीट करेंगे, पूरी करेंगे। समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? सामान्य संचय खाता। तो किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है भाई? सामान्य संचय खाता, ठीक है। सामान्य संचय खाता क्या? समस्त ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को सामान्य संचय अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। जो एक कंपनी है उसमें सदस्यों का दायित्व क्या बनता है? कंपनी के जो सदस्य हैं उनका दायित्व एक सीमित होता है, उनका एक सीमित दायित्व होता है। जो कंपनी के मेंबर हैं उनका सीमित दायित्व होता है कंपनी में। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अंश कटौती पर अंश जो है कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते? वो कौन सी है? सेक्शन 53, धारा 53 के तहत क्या है? अंश कटौती पर निर्गमित नहीं किए जा सकते। कंपनी अधिनियम की अंश आवंटन खाता है। अंश जो है उनका आवंटन खाता क्या है? वो क्या है? व्यक्तिगत खाता भाई, ठीक है। व्यक्तिगत अकाउंट जो है अंश आवंटन खाता है, ठीक है। अंश आवंटन खाता कौन सा है? व्यक्तिगत खाता।
उसके बाद है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन अंकित मूल्य के बराबर को ऋण पत्र शोधन संचय में अवश्य ही हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कितना 25% किया जाना चाहिए भाई, ऋण पत्र शोधन संचय में अवश्य ही हस्तांतरित किया जाना चाहिए 25%। प्रत्येक कंपनी जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है, प्रत्येक कंपनी जो है जिसके लिए DRR बनाना अनिवार्य है, वह अगले मार्च 31 को समाप्त होने वाले वर्ष, ठीक है, सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके दौरान दिए होने वाले ऋणों की राशि का कम से कम कितना प्रतिशत प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करेगा या विनियोजित करेगा। तो वो क्या है, कितना भाई, 15%। ठीक है, तो कितना परसेंट, 15% जो है वो DDR जो बना के तैयार हो है, DRR सॉरी, अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान देय होने वाले ऋण पत्रों की राशि का कम से कम 15% प्रत्येक साल हर वर्ष 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करेगी। तो क्या है, एक 37वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है कौन सी, जो कृत्रिम जो व्यक्ति है वो क्या है, कृत्रिम जो व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, कृत्रिम व्यक्ति क्या है, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है। ऋण पत्र क्या है, तो भाई ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र जो ऋण दिया जाता है उसका प्रमाण पत्र क्या है, ऋण पत्र है। ऋण का प्रमाण पत्र क्या होगा, ऋण पत्र होगा। ठीक है, ऋण का प्रमाण पत्र क्या होगा भाई, ऋण पत्र। तो जो ऋण पत्रधारी हैं, ऋण पत्रधारी क्या होते हैं, कंपनी के क्या होते हैं भाई, लेनदार। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होंगे। लाभांश किस पर दिया जाता है, लाभांश जो है किस पर दिया जाता है भाई, वो चुकता प्रदत्त पूंजी यानी चुकता प्रदत्त पूंजी पर लाभांश दिया जाता है। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं किसमें, स्थिति विवरण में। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है वो स्थिति विवरण में। आय व्यय खाते में जो आय और व्यय अकाउंट है उसमें क्या लिखे जाते हैं, आय और व्यय है तो आयगत लिखे जाएंगे भाई, सीधी बात से। आय और व्यय खाते में क्या लिखे जाते हैं, केवल आयगत प्रकृति के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। आय और व्यय खाते में आयगत प्रकृति के केवल आयगत प्रकृति के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है, ऋण पत्र जो है प्रतिनिधित्व, ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है किसका, व्यवसाय का दीर्घकालीन ऋण। ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता, प्रतिनिधित्व वर्ड आ गया उरे, तो क्या हो गया, दीर्घकालीन जो ऋण है, बड़े समय के लिए जो ऋण है, व्यवसाय का दीर्घकालीन जो ऋण है, ऋण पत्र उसका प्रतिनिधित्व करता है। व्यवसाय की दीर्घकालीन ऋण का प्रतिनिधित्व करता है ऋण पत्र। जब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे कहा जाता है अंतर संस्था
विश्लेषण। अंतर संस्था विश्लेषण क्या है? जब दो या दो से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण का विश्लेषण किया जाता है तो उसे अंतर संस्था विश्लेषण कहते हैं। ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं। ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होता है? पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगी। ए, बी, सी 3 जने हैं फर्म के साझेदार में। डी एक नए साझेदार के रूप में आ जाता है तो क्या होगा? जो पुरानी साझेदारी है ना उसको पुनर्गठित कराया जाएगा, उसको दोबारा से उसके पार्टीशन करे जाएंगे। जब ए, बी, सी 3 एक फर्म के साझेदार, मान ले 100% हिस्सा है, इब्नू तो है कौन? उन तीनों में से 100% में मतलब जो पार्टीशन कर रखे उसी में से घटा के न क्या है डी को दिया जाएगा, नया साझेदार जो आओगा। निम्न में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा? एक कंपनी शोध पत्र ऋण पत्र जारी कर सकती है। एक कंपनी शोध ऋण पत्र जारी कर सकती है। तो वही कर सकती है। एक कंपनी मताधिकार के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है। मताधिकार के साथ एक कंपनी ऋण पत्र जारी कर सकती है, ये नहीं कर सकती। एक कंपनी अपने अंशों का क्रय कर सकती है। अपने जो अंश है उसका क्रय कर सके है भाई एक कंपनी। तो एक कंपनी जो है इसका आंसर क्या होगा? असत्य कौन सा? एक कंपनी मताधिकार के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है, यह बात इसकी गलत है। ठीक है, असत्य है। एक कंपनी मताधिकार के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है, ये बात क्या है? असत्य है। ठीक है, तो एक कंपनी अपने ऋण अपने ही, दोबारा से देखते हैं भाई। एक कंपनी शोध ऋण पत्र जारी कर सकती है। एक कंपनी शोध ऋण पत्र जारी कर सके है, ये बात याद रखने योग्य है भाई। और एक कंपनी जो अपने अंशों का क्रय कर सकती है, अपने जो अंश है उससे जो है उनका क्रय कर सकती है, परचेज कर सकती है। एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को भी खरीद सकती है। एक कंपनी अपने अंशों को भी खरीद सकती है, एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को भी खरीद सकती है, और एक कंपनी एक शोध पत्र जारी कर सकती है, शोध ऋण पत्र जारी कर सकती है। लेकिन एक कंपनी जो है मताधिकार के साथ ऋण पत्र जारी कर सकती है, ये बात इसकी गलत है। ठीक है, उसके बाद है लाभांश सामान्य दिया जाता है। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है किस पर? प्रदत्त पूंजी पर। लाभांश सामान्यतः प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है। लाभांश सामान्यतः प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है। सिंकिंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है। सिंकिंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ को अंतरित किया जाता है। वो क्या है? सिंकिंग फंड खाते में, सिंकिंग फंड अकाउंट में क्या है? सिंकिंग फंड विनियोग लेखा के विक्रय पर लाभ, जो बेचने पर लाभ होगा सिंकिंग फंड के, उस लाभ को अंतरित किस में करेंगे? सिंकिंग फंड अकाउंट में करेंगे। सिंपल ही बात है भाई। जब दो या अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो इसे कहा जाता है। जब दो या अधिक संस्थाओं के फाइनेंशियल जो है वित्तीय विवरण का विश्लेषण किया जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे हम क्या कहेंगे? शीर्ष विश्लेषण है। ठीक है, शीर्ष विश्लेषण उसे हम कहेंगे। दो या दो से अधिक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाए तो उसे हम शीर्ष विश्लेषण कहेंगे। साझेदारों का चालू खाता होगा। जो साझेदार है, साझेदारों का चालू खाता
हमेशा होगा, क्या होगा, साझेदारों का चालू खाता हमेशा क्या होगा भाई, साझेदारों का चालू खाता हमेशा क्या होगा, कोई भी दोनों में से कोई सी, कौन सा, नाम शेष जमा शेष, नाम शेष और जमा शेष, ये जो दोनों है, ठीक है, साझेदारों का चालू खाता हमेशा कौन सा होना चाहिए, नाम शेष और जमा शेष, नाम शेष और जमा शेष, साझेदारों का चालू खाता।